बारामूला जिले में आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी। करीरी में सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर चला रहे सर्च ऑपरेशन। लश्कर कमांडर सहित 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना। राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और एसओजी मोर्चे पर डटे। ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट पर निर्भर निगम व पंचायत चुनाव। ओबीसी कमीशन को रिपोर्ट जल्द जारी करने के मिले निर्देश। रिपोर्ट के बाद ही निगम पंचायत चुनाव की प्रक्रिया होगी शुरू। इस साल दिसंबर महीने में करवाए जा सकते हैं दोनों चुनाव। विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना की उल्टी गिनती शुरू। सांबा में उम्मीदवारों के चुनावी एजेंटों को दिशा निर्देश जारी। आज शाम 4 से 5 बजे के बीच पूरी करें सभी औपचारिकताएं। औपचारिकताएं पूरी न होने पर मतगणना केंद्रों में नो एंट्री। जीएमसी डोडा एक बार फिर आया सुर्खियों में। सीटी स्कैन के लिए दुश्वारियां झेल रहे मरीज। तीमारदारों को भी लाखों चबाने पड़ रहे चने। निर्माणाधीन भवन में है सीटी स्कैन की सुविधा। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बारामूला के करीरी इलाके में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। इस इलाके में सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक यहां लश्कर ए तैयबा के एक टॉप कमांडर सहित 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। इस ऑपरेशन में सेना की 52 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ की 53 बटालियन और जम्मू कश्मीर की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जुटा हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। हालांकि वहां छिपे आतंकियों के साथ अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसकी तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर। बारामूला के अंदर एक बार फिर से आतंकी सक्रिय नजर आ रहे हैं। अभी अभी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन आतंकियों का सिलसिला जारी है। इरशाद भट्ट हमारे संवाददाता बारामूला से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें भी आपको दिखाना बेहद ज्यादा जरूरी है कि आखिर किस तरह से सुरक्षा बल इस वक्त बारामूला के अंदर डटे हुए हैं, अपने हथियारों के साथ, अपने मनोबल के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ। और यही आत्मविश्वास है इन सैनिकों के माथों पर, इन सुरक्षा बलों का, इन पुलिस कर्मियों का, और लगातार आतंकियों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया जा रहा है। चुनौतियों से भरा रहा जम्मू कश्मीर। ये आज से नहीं, 1990 के दशक से ये दृश्य इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं। 90 का वो दशक जब आतंकवाद चरम पर था, जब आतंकवाद यहां पर सक्रिय था और उस आतंकवाद की कदमताल लोगों के दिलों की धड़कनें तेज कर देती थी। लेकिन 1990 के बाद जब दशक 2000 का आया, 2000 के बाद आतंकियों पर नकेल कसना शुरू किया गया। थोड़ी सी गिरावट हुई, लेकिन जब 2014 में केंद्र में बीजेपी ने सरकार बनाई, उस दौरान के बाद ये दावा किया जा रहा है कि आतंकियों को खदेड़ा गया है। छुटपुट घटनाएं अभी भी हो रही हैं। इरशाद भट्ट बारामूला से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उन्हीं से जानकारी पूरी लूंगा कि इस वक्त क्या सिचुएशंस वहां पर बनी हुई हैं, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। इरशाद, क्या हालात है अभी, क्या सिचुएशंस हैं और क्या नई अपडेट आ रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त लगातार ये जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है ये कल से जारी है। कल 3 बजे से ये शुरू हुआ, हालांकि रात के तकरीबन 10-11 बजे तक। उसके बाद जो है इस ऑपरेशन को हॉल्ट पे रखा गया, क्योंकि अंधेरे की वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ दीगर जो एजेंसियां हैं उनको जो है मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। और आज सुबह सवेरे यानी कि लाइट आने के बाद जो फिर से ये ऑपरेशन शुरू किया गया। इसमें बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ 52 राष्ट्रीय राइफल्स, 176 बटालियन सीआरपीएफ, 53 बटालियन सीआरपीएफ, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस पूरे इलाके को जो है कार्डन ऑफ में लिया गया है। इस वक्त लगातार डोर टू डोर जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है, क्योंकि मीर मोहल्ला इस इलाके का नाम है, इस मोहल्ले का नाम है। यहाँ पे ये जो सर्च ऑपरेशन जारी है और बताया जाता है एक लश्कर ए तैयबा का एक टॉप कमांडर वो जिसकी यहाँ पे मौजूदगी है, और इसके साथ साथ एक और 2 मिलिटेंट और हैं। कुल मिला के बात करें 2 से 3 मिलिटेंट की मौजूदगी है। फिलहाल यहाँ पे बाकायदा तौर पर ड्रोन कैमराओं के साथ साथ, चाहे स्नैपर डागों की हवाले से बात करें, वो यहाँ पे लाए गए और पूरी तरह से जो है निगरानी रखी जा रही है। इस समय आप देख सकते हैं 176 के जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं किस तरह यहाँ पे भी अलर्ट हैं। हालांकि किसी भी वक्त जो है यहाँ पे गोलियां चल सकती हैं। और देखा जाए, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये वो रास्ता है जहाँ से
ये मीर मोहल्ले की ओर जाता है। यानी कि पूरी तरह से जो है यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियों ने जो है इसको पूरे इलाके को जो है अपने घेराव में लिया गया है। हालांकि इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे सीआरपीएफ 53 बटालियन के साथ साथ 176 बटालियन सीआरपीएफ या जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी क्रोरी, एसओजी बारामूला या 52 राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवान हैं, चाहे ऑफिसरों की बात करें, वो इसमें लगे हुए हैं। फिलहाल कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आज जुमा भी है और अभी थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ पे नमाज भी होने वाली है और जो यहाँ से राहगीर चलते हैं उनको जो है दूसरे रास्ते से जो है मस्जिद शरीफ में जाना पड़ता है और काफ़ी सारे मुश्किलात हैं यहाँ पे देखा जाए, क्योंकि इस पूरे ग्राउंड के साथ साथ आप इस मस्जिद शरीफ ये देख सकते हैं, इसके इस साइड में यानी कि राइट साइड में आप वो मकान देख सकते हैं जहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है। हालांकि इसमें अभी थोड़ा सा जो है वक्त लगेगा। बताया जाता तो है क्या इरशाद एग्जैक्ट यहाँ लोकेशन पे ट्रेस की जा रही है या ट्रेस कर दी गई है जहां पर ये आतंकी छिपे हैं? लग सकता है यहाँ पे किसी भी टाइम जो है गोलियां भी चल सकती हैं। अभी इसी बात का इंतजार करना पड़ेगा, क्या ये ऑपरेशन कंक्लूड होगा, क्या ये सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील होगा, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। इरशाद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलो, इरशाद का संपर्क कट चुका है, लेकिन इरशाद ने जो जमीन से इस वक्त रिपोर्ट दिखाई है, ग्राउंड से जो रिपोर्ट दिखाई है, इस रिपोर्ट के जरिए आपने भी समझा होगा कि कितना ये मुश्किल है ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम देना, क्योंकि आतंकी किसी घर के अंदर छुपे हो सकते हैं और सेना जो है वो सतर्कता से कदम उठाना चाहेगी कि किसी आम लोगों को कोई नुकसान ना हो। उन नुकसानों को बचाकर सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को मारा जाए जो 2 से 3 आतंकी वहां पर छिपे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में निगम व पंचायत चुनाव की प्रक्रिया ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के बाद शुरू की जाएगी। सरकार ने ओबीसी कमीशन को जल्द से जल्द रिपोर्ट जारी करवाने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सरकार ने ओबीसी कमीशन का गठन इस साल 11 जून को किया था, जो अभी तक रिपोर्ट जारी नहीं कर पाई है। हालांकि पंचायत और निगम चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उसकी रिपोर्ट बेहद लाजमी है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने के बाद सरकार अब इस साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में नगर निगम और पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले सुरक्षा बलों को फिलहाल जम्मू कश्मीर में ही रुकने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम और पंचायत चुनाव इस साल के अंत तक करवाए जाएंगे। तो विधानसभा चुनाव सकुशलता के साथ संपन्न हो चुके हैं और इन चुनावों को लोकतंत्र की जीत माना जा रहा है, एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। और अब ये सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं कि जल्द से जल्द यहां पर पंचायती चुनाव होंगे और जो यूएलबी के चुनाव होने हैं वो भी होंगे, क्योंकि पिछले साल इनका कार्यकाल खत्म हो चुका था, उसके बाद इन चुनाव को डिले कर दिया गया था। इस वक्त हमारे साथ विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, ज्वाइन हो चुके हैं। मैं जरा उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा इन ओबीसी की रिपोर्ट कितनी अहम है इन चुनाव को कराने से पहले, क्योंकि आरक्षण का मामला और 33% आरक्षण महिलाओं को इसमें दिया गया है। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया आपका हमारे साथ समय देने के लिए और जुड़ने के लिए। विनोद जी, ओबीसी की रिपोर्ट कहा गया है कि जल्द से जल्द दीजिए आप, ताकि हम जो एक आधिकारिक प्रक्रिया है वो शुरू कर देंगे और चुनाव करा देंगे। कि हो सकता है बहुत जल्द चुनाव भी होंगे, क्योंकि अभी अभी विधानसभा के चुनाव सकुशल संपन्न हुए हैं, सुरक्षित संपन्न हुए हैं। कोई यहाँ पर जो पहले का दौर था या जो पहले के दृश्य थे वो नजर नहीं आए। तो सरकार को उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसे करवाया जाना चाहिए। अब जो ओबीसी की रिपोर्ट मांगी गई है वो कितनी अहम है इन चुनाव के दृष्टिकोण से? शीतल, सच्चाई यह है कि हमारी पंचायतों का टेन्योर खत्म हो चुका है। पंचायतों का टेन्योर खत्म होते ही बीडीसी का टेन्योर भी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का टेन्योर भी खत्म हो जाता है। और इसी साल जो है अर्बन लोकल बॉडीज का भी टेन्योर खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब बचा है तो अक्टूबर 2025 तक डीडीसी का टेन्योर बचा हुआ है। लेकिन अब बड़ा लाजमी हो चुका है कि पावर को अगर डिसेंट्रलाइज करना है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है, जमीनी सतह पर अगर पावर को पहुंचाना है, तो मुझे लगता है 3 टायर सिस्टम जो है वो बनाना बड़ा लाजमी है। उसके लिए आपको पंचायत के चुनाव करवाना जरूरी है, उसके बाद बीडीसी के चुनाव करवाना जरूरी है और तत्काल बाद उसमें आपको डीडीसी के चुनाव करवाने हैं।
यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज का भी कार्यकाल खत्म हो चुका है, वो भी लाजमी होता है। दूसरी बड़ी बात यह है शीतल की जो सेंटर जब आपको फंडिंग करती है तो अगर आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं तो वो फंडिंग रोक दी जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2023 दिसंबर से पंचायतों की फंडिंग रुकी हुई है और इस साल से अर्बन लोकल बॉडी की फंडिंग भी रुकी हुई है। इसलिए लाजमी हो गया है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए। और तो शायद ये एक कारण है कि उन्होंने जो डिप्लॉयमेंट यहाँ पे एडिशनल डिप्लॉयमेंट पंचायत इलेक्शन के लिए की गई थी उसको फिलहाल यहीं पे रखने का फैसला लिया है जब तक अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत तक में चुनाव नहीं हो जाते। जी शीतल। ठीक है, बिल्कुल विनोद जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों, यूएलबी के हों, पंचायती हों, डीडीसी हों या बीडीसी हों, लोकसभा को छोड़कर ये जब भी चुनाव होते हैं तो कोई ना कोई जो इतिहास के पन्नों में कोई ना कोई चीज या कोई ना कोई बात जो है वो कैद हो जाती है। पिछले कई दौर से हमने देखा हुआ है जम्मू कश्मीर के चुनाव बाकी राज्यों से काफी भिन्न और काफी अलग होते हैं। इस बार जब विधानसभा के चुनाव हुए, अभी संपन्न हुए हैं और तुरंत अब पंचायती या फिर जो यूएलबी के चुनाव हैं उनको करवाने का भी यहां पर बात या सरगर्मियां तेज हो गई हैं। क्या ये एक मेजर चेंज है चुनाव के दृष्टिकोण से, डेमोक्रेसी के दृष्टिकोण से एक बड़ा बदलाव है और अब सरकार चाहती है कि एक मुख्य धारा के साथ यहां पर सरकार विधानसभा के पहले विधानसभा की बनेगी, उसके बाद पंचायती पावर, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि वो 3 टायर सिस्टम जमीन पर जब लागू होगा तो लोगों की छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी जो उन्हें उनकी उम्मीदें हैं उनका भी हल या निराकरण किया जाएगा। जी शीतल, बड़ी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल में ही 3 टायर सिस्टम यानी 73rd और 74th अमेंडमेंट को इन टोटो लागू किया गया है। पहले कभी भी, मैं आपको बताता चलूं, पहले कभी भी जो विधायक हैं वो कभी नहीं चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण को, यानी डीडीसी को पावर मिले, बीडीसी को पावर मिले, पंचिस सरपंचिस को पावर मिले, एक कारपोरेटर है उसको पावर मिले, मेयर और डिप्टी मेयर को पावर मिले, वो कभी नहीं चाहते थे। ये देन जो है ये बिल्कुल और बिल्कुल बीजेपी की देन है। और दूसरी बड़ी बात है कि अर्बन लोकल बॉडीज में ये कोर्ट की डायरेक्शन भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने भी ये फैसला लिया है कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। उसके लिए एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जिसमें 3 मेंबर है। चेयरमैन है जस्टिस जनकराज कोतवाल हैं और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर राजकुमार भगत हैं और प्रोफेसर मोहिंदर भारद्वाज एक्स डीन है स्कॉस के, यानी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंसेज के। और इनको अब स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अपनी रिकमेंडेशन जल्द से जल्द दी जाए। जब इस तरह की आता है कि आपको जल्द अपनी रिकमेंडेशन देनी है तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं ये सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाया जाए। और शीतल, ये इलेक्शन जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, अगर हम विधानसभा की बात करें या फिर लोकसभा की बात करें, वो इलेक्शन करवाते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है जो BR शर्मा है, रिटायर्ड आईएएस फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं। तो उनसे भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम तो ऑलवेज रेडी रहते हैं, जब जैसे ही डायरेक्शन आएगी हम चुनाव करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं तैयारियां। जवाब विनोद जी चाहूंगा, जिस तरह से 33% आरक्षण की बात है, 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात है, ये कितना इंपॉर्टेंट है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए? महिलाओं की सहभागिता कितनी जरूरी है? ये शीतल, 33% आरक्षण यहाँ पे पंचायतों में भी है और दूसरी ओर अर्बन लोकल बॉडीज में ऑलरेडी है और SC/ST को भी जनसंख्या के आधार पर दिया जा रहा है। अब बचा था ओबीसी को सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई है, उनको भी मिलने वाला है। ये बात आपने ठीक कही कि 33% आरक्षण अगर महिलाओं को मिल रहा है तो महिला सशक्तिकरण एक नया, मैंने देखा है जब इलेक्शन हुए थे अर्बन लोकल बॉडीज के, तो जिस तरीके से 33 आई कॉर्पोरेटर बन के आई, उनको हौसला अफजाई हुई। इसी तरह से पंचायती राज में भी 33% महिलाएं जब आती हैं तो एक ऐसा होता है कि जब महिला की पार्टिसिपेशन होती है तो उनको भी लगता है कि हमारी भी जो डिसीजन मेकिंग में हमारी भी सुनवाई हो रही है, इसलिए उनका मनोबल भी बढ़ता है। फिर वो यहाँ से आगे जब 2029 में लोकसभा में या फिर विधानसभा में आरक्षण मिलेगा तो उसमें भी उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। ये अच्छा संकेत है। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
वीरवार 8 अक्टूबर को होने वाले मतगणना के चलते जिला स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। साबा में उम्मीदवारों के चुनावी एजेंटों को आज शाम 4 से 5 बजे के बीच जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों के एजेंट अगर ये औपचारिकताएं पूरी न कर पाने पर एजेंटों को मतगणना केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर कुसुम चिब ने इस संबंध में सभी उम्मीदवारों को भी नोटिस जारी कर दिया है ताकि वो एजेंटों की निशानदेही कर उन्हें दिशा निर्देश भी जारी कर सकें। ऋषि खजूरिया हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। ऋषि, मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आधिकारिक तौर पर इसकी प्रक्रियाएं जो होती हैं मतगणना के दौरान, कौन कौन एजेंट वहां पर रहेंगे, किस किस के कंधों पर जिम्मेदारी रहेगी, कौन किस पर नजर बनाए रखेगा, ये तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, ऑफिशियली होती हैं और इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज भी होती हैं। आज ये समय दिया गया है तो किस तरह से तैयारियां हो रही हैं? देखिए, जिस तरह से 1 अक्टूबर को एक बड़े ही अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसे कंडक्ट किया गया है, अच्छी खासी जो हमें पोल परसेंटेज है वो देखने को मिली। और उसके बाद जब तमाम उम्मीदवारों को लेकर बात करते हैं तो उनकी किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो जाती है। बिल्कुल, जो किस्मत अब खुलेगी 8 अक्टूबर को जब काउंटिंग प्रोसेस यहाँ पर शुरू होगा पूरे जम्मू कश्मीर में। और उसी को लेकर अगर बात करें जिला सांबा की, तो यहाँ पर भी काउंटिंग प्रोसेस को स्मूथ तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट कराने के लिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनकी तरफ से भी हिदायतें जारी कर दी गई हैं, जिसमें अगर बात करें तो जो तमाम चुनावी उम्मीदवार हैं उनको नोटिस जारी किया गया है, या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर बात कर ले तो उनको भी नोटिस जारी किया गया है कि जिस तरह से काउंटिंग प्रोसेस जो 8 अक्टूबर को होना है उससे पहले आपको फॉर्म 18 जो है वो भरना होगा। और उसी को लेकर आज शाम 5 बजे तक का ये समय निर्धारित किया गया है जब आपको ये फॉर्म 18 भरकर रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराना है, जिसमें जो कैंडिडेट होगा, चुनावी उम्मीदवार होगा, उसकी सिग्नेचर होंगे या फिर जो एजेंट्स होंगे उनके सिग्नेचर होंगे। और इसमें ये बताया गया है कि 22 से ज्यादा संख्या जो है वो काउंटिंग एजेंट्स की नहीं हो सकती, जिसमें उनके सामने जो है ये ईवीएम मशीन्स खुलेंगी, इसी के साथ जो वीवीपैट होंगे ये खुलेंगे और जो पोस्टल बैलेट्स होंगे ये भी खुलेंगे। इसमें मैं कुछ और जानकारी भी देना चाहता हूं, जिसमें ये भी मेंशन किया गया कि आज शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया जो उसे निभाया जाएगा और उसके बाद इनके जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो जारी किए जाएंगे। अगर इस समय से पहले अगर ये तमाम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की जाती हैं तो आपको काउंटिंग हॉल में जाने की इजाजत मिलेगी, अदरवाइज किसी को भी काउंटिंग हॉल में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी के साथ उनको फोटो आईडी कार्ड भी अपने पास रखना होगा जो कि जारी किया जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से। और उसकी सेकंड कॉपी जो फॉर्म 18 की सेकंड कॉपी है वो भी आपको साथ रखनी है, तब जाकर आप जो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर काउंटिंग हॉल में जा सकते हैं। तो मकसद एक ही है, मोटिव एक ही है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से, फेयर तरीके से ये जो काउंटिंग प्रोसेस है ये कंप्लीट हो ताकि इंटीग्रिटी और फेयरनेस जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस की बनी रहे। उसी को लेकर ये तैयारियां जो है ये तमाम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है काउंटिंग को लेकर, उसी को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर ये तमाम दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। बिल्कुल ऋषि, देखिए ये चुनाव जिस तरह से हुए हैं शांतिपूर्ण ढंग से, कोई किसी तरह की कोई घटना या कोई ऐसी घटनाएं निकलकर सामने नहीं आई और इसे लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है, चाहे वो वोटिंग प्रतिशत का बढ़ना हो, इसका सकुशल संपन्न होना हो। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, उनके लिए एक चुनौती थी, उसको निभाया अभी तक। लेकिन अभी भी आखिरी दिन 8 अक्टूबर को है जब मतगणना होगी। मतगणना के लिए जो अभी तक आपने फॉर्मेलिटीज की बात की वो तो होनी है, लेकिन जिस दिन मतगणना होती है उस दिन भी कहीं ना कहीं दृश्य ऐसे बनते हुए नजर आते हैं, कहीं माहौल खराब होने की जो आशंकाएं हैं वो भी निकल कर आती हैं। उसके लिए अभी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की नजर आ रही है, कैसी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर रखी गई है? देखिए, इसको लेकर हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी डीसी सांबा राजेश शर्मा जी से बात की थी कि काउंटिंग प्रोसेस में क्या कुछ चीजें खास रहने वाली हैं। उन्होंने तमाम डिटेल्स दी हैं, जो डिटेल्स मैंने आपके साथ साझा भी की है। देखिए काउंटिंग यहाँ पर की जाएगी, वहां पर सुरक्षा का एक बड़ा ग्रिड जो है वो बनाया गया है, सुरक्षा कवर वहां पर दिया गया है। इसी के साथ एडजॉइनिंग जो इलाके हैं काउंटिंग हॉल के आसपास के, वहां पर भी सुरक्षा को जो मजबूत किया गया है। इसी के साथ यहाँ से डीसी ऑफिस की जो हद है वो शुरू होती है, वहां पर भी सुरक्षा का घेरा है। और हाईवे पर ट्रैफिक स्मूथ तरीके से चलती रहे, वहां पर कोई ज्यादा लोगों का जमावड़ा ना हो, उसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एसएसपी सांबा विनय कुमार जी से डीसी साहब की बात भी हुई है, तो उसको लेकर एक प्लान जो है वो बनाया जा रहा है, उससे एक दिन पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा कि कैसे कैसे काम करना है सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए। और उसी के साथ साथ कुछ ये क्राइटेरिया भी बनाया गया है कि जो कैंडिडेट्स के साथ जो लोग आते हैं उनको भी एक लिमिट में रखा जाएगा
उस पर्टिकुलर लिमिट के बाहर जो है वो कैंडिडेट्स या उनके जो एजेंट्स हैं वही रहेंगे, उससे पीछे जो है वो तमाम लोग जो सपोर्टर्स रहेंगे। बिल्कुल। एक अच्छे तरीके से यहाँ पर जो काउंटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो, कोई हुल्लड़बाजी इसमें ना हो, कुछ ऐसे माहौल बनने की जो वो आसार बन जाते हैं, उसको लेकर भी एसएसपी सांबा विनय कुमार शर्मा जो वो सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर पुख्ता काम करते नजर आ रहे हैं। धन्यवाद ऋषि, ये तमाम जानकारी के लिए। सांबा से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ऋषि हमारे सहयोगी ने आप तक पहुंचाई है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है, मतगणना की व्यवस्था की गई है और कोई भी बड़ी घटना ना हो उसके लिए भी सुरक्षा वहां पर तैयार है। इधर जीएमसी डोडा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। जीएमसी में मरीजों को सीटी स्कैन की सुविधा भले ही दी गई है, लेकिन सीटी स्कैन केंद्र तक पहुंचने के लिए उन्हें व उनके तीमारदारों को नाकों चने चबाने पड़ते हैं। सीटी स्कैन की सुविधा जीएमसी परिसर में ही एक निर्माणाधीन भवन में रखी गई है, जहां चारों ओर फैले मलबे और गंदगी के ढेरों को पार कर मरीजों को उनके तीमारदारों को मंजिल तक पहुंचाना पड़ता है। सीटी स्कैन को जीएमसी के मुख्य भवन में शिफ्ट करने के लिए जीएमसी प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग की ये लचर व्यवस्था बिल्कुल आपके सामने है और सीटी स्कैन की सुविधा तो है, लेकिन सुविधा तक पहुंचने के लिए आपको तीमारदारों को या जो मरीज हैं उनको पहुंचाने में बेहद ज्यादा दिक्कत आती है। विकास मन्हास संवाददाता हमारे डोडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई में हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। अगर आपने फैसिलिटी दी है, सुविधा दी है, तो सुविधा के बीच में कई ऐसे रोड़े हैं जहां से गुजर कर वहां पर जाना पड़ता है। जरा संक्षेप में जानकारी बताइएगा। जी शीतल, बड़े दुर्भाग्य वाली बात है बिल्कुल चुनाव वैली के लिए, क्योंकि चाहे फिर डोडा डिस्ट्रिक्ट हो या फिर किश्तवाड़, क्योंकि तमाम लोग जो हैं इलाज के लिए जीएमसी हॉस्पिटल डोडा में आते हैं। ऐसे में एक डिफंक्ट पड़ी बिल्डिंग जिसको तैयार करना था, बिल्कुल इसको तैयार करने के बाद इसको फंक्शन करना था, इस बिल्डिंग के अंदर सीटी स्कैन के लिए फैसिलिटी तो रखी है, लेकिन रात का समय हो या दिन का समय हो लोगों को खुद वहां पर पहुंचाना है, लेकिन किस रास्ते से होकर जाना है, यानी कोई मरीज है या एक्सीडेंटल पेशेंट है, वहां तक पहुंचने में क्या दिक्कत आती है, तस्वीरें बयां कर रही है। काफी गंभीर हालत होती है और ऐसे में उस जगह तक पहुंचने के लिए 200-250 या 300 मीटर वहां तक जाना है। उसके बाद अंदर कितनी गंदगी है और आसपास जिस बिल्डिंग के अंदर रखा है वहां पर भी कितनी बदबू आ रही है। काफी हैरान करने वाली ये चीजें। बिल्कुल, देखिए विकास, डोडा जो है एक स्वास्थ्य केंद्र माना जाता है। बटौत या फिर रामबन के लोग भी वहां पर पहुंचते हैं इलाज के लिए, क्योंकि वहां पर जीएमसी की सुविधा दी गई है। किश्तवाड़ से लोग वहां पर पहुंचते हैं, यानी दोनों तरफ से एक सेंटर है। उम्मीदें वहां पर जीएमसी से बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये वही बात हुई कि पहले आप छत लगाइए, उसके बाद दीवारें खड़ी कीजिए। ये कैसे संभव है? देखिए, आए दिनों चनाब वैली में काफी सारे एक्सीडेंट होते हैं और ऐसे में चनाब वैली के लिए जो है ट्रामा हॉस्पिटल खोले गए थे, चाहे फिर बटोत में एक दिया गया था, उसके बाद खलेनी या ठाटरी। ऐसे में वो बिल्कुल कोई भी फंक्शन नहीं कर रहे हैं और जितना भी रश होता है वो तमाम जो है डिस्ट्रिक्ट यानी जीएमसी हॉस्पिटल डोडा में आता है। यहाँ पर अगर ब्लड बैंक के पास भी जाना है तो आपको जो है एक बिल्डिंग छोड़कर तीसरी चौथी बिल्डिंग तक जाना है, यानी पैदल चल के जाना है और मरीज दूसरी जगह है। तो ऐसे में काफी बार यहाँ के लोग यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से अपील भी कर रहे हैं कि कम से कम उस बिल्डिंग को तैयार कर दीजिए जिस बिल्डिंग के लिए करोड़ों पैसा आया है। आपने बस पिलर खड़े कर दिए हैं और बारिश जब होती है तो उसके अंदर बिल्कुल तालाब बन जाता है। तो ऐसे में कई बार ये सुर्खियों में आने के बाद भी जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान नहीं दे रही है और इतना बड़ा जीएमसी जिसकी दिल्ली तक चर्चा है और किस तरह की हालत बनी हुई है यहाँ के लोग जानते हैं। और आए दिनों कोई भी अगर पेशेंट यहाँ पर आता है उसके बाद फिर रेफर जो है जम्मू कर दिया जाता है। लेकिन विकास, अगर सीटी स्कैन की सुविधा है तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? क्योंकि कभी तो व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है, कभी स्ट्रेचर वहां तक पहुंचाया जाता है। तो अगर वहां पर रास्ता नहीं है, प्रॉपर तरीके से वहां पर पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो कैसे मरीजों द्वारा किया जाता है? देखिए, जो बीमार लोग होते हैं उसके साथ जो अटेंडेंट होते हैं वही लोग जो है एक दूसरे का सहारा, कई लोग जो है एक दूसरे की हेल्प करने के बाद उनको सीटी स्कैन के लिए यानी 300 मीटर नीचे इस खंडर वाली जगह पर ले जाते हैं जहां पर सीटी स्कैन वगैरह किया जाता है। सीटी स्कैन बढ़िया तरीके से, लेकिन जिस जगह पर रखा गया है वहां तक पहुंचने के लिए कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और कई लोगों को एक्सरे करने के लिए दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता है। ऐसे में अगर वो बिल्डिंग अगर वहां पर फंक्शन करती, फ्लाईओवर उस जगह के लिए लगाया जाता
प्रॉपर तरीके से इस जीएमसी को खड़ा किया जाता तो यहाँ से कोई भी पेशेंट जो है यहाँ से रेफर नहीं किया जाता, और कई लोग जो है इसी तरह से बीमार होकर या फिर निराश होकर यहाँ से वापस चला जाते हैं, और कई बार जो है ये जीएमसी विवादों में इसी कारण रहता है। चलिए, शुक्रिया आपका विकास, ये खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बेहद जरूरी खबर थी, क्योंकि इस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर जो नजर आ रही है, इसका भुगतान आम लोगों को करना पड़ता है। करोड़ों रुपए के हिसाब से पैसा खर्च किया जाता है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जाती हैं, लेकिन क्या इमारतें खड़ी करने से वो सुविधाएं उन लोगों को मिल पाएंगी? जो सुविधाएं उन्हें बंद कमरों में या कमरों के अंदर मिलनी चाहिए, वो उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।